फर्स्ट आर्टिकल केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर के है। केन बेतवा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो केन नदी जो एमपी में बहती है उसका जो सरप्लस वाटर है उसको भेजा जाएगा बेतवा नदी में। बेतवा नदी जो यूपी में बहती है और इसमें पानी की कमी रहती है, ताकि इस वाले रीजन में जो पानी की कमी है उसको कमी को दूर किया जा सके केन नदी में जो सरप्लस वाटर है उसको लेकर के। तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, अब जाकर के इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। हालांकि ये इस पर सिर्फ बातचीत हुई है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, अभी इसको कंप्लीट होने में 8 साल और लगेंगे। तो इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है वो इकोसिस्टम के ऊपर एक ट्रेमेंडियस टोल लेगा, मतलब एक बहुत ही खतरनाक परिणाम हो सकता है इकोसिस्टम के ऊपर। और इसके जो बेनिफिट्स होंगे, ये बोला जा रहा है ना कि इसका सरप्लस वाटर केन नदी का बेतवा नदी में शिफ्ट किया जाएगा, तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी अभी निश्चित नहीं है। सीधी सी बात ये है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट आपने बना दिया, नुकसान ज़्यादा लग रहा है, इसके अलावा जो अल्टरनेटिव्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। बेनिफिट्स निश्चित नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, तो इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। ये जो रिवर प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबे समय से, लगभग 3 दशकों से ये एक ड्रीम था, एक सपना था, लेकिन अब ये रियलिटी में क्लियर हो गया है। पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और सेंटर के बीच में एक त्रिपक्षीय, ट्राईपार्टी मतलब त्रिपक्षीय एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन बेसिन इन एमपी टू द डेफिसिट बेतवा बेसिन इन यूपी। एमपी का जो सरप्लस, केन बेसिन का जो सरप्लस वाटर है उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? बेतवा नदी का जो बेसिन है यूपी में, जहाँ पर पानी की डेफिसिट है। केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो पूरे नेशनल, हमारे इंडिया में जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसी का एक पार्ट है। और इस प्रोजेक्ट में, ये जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसमें 14 हिमालयन रिवर्स को 16 पेनिनसुलर रिवर्स के साथ में 30 कैनाल्स के थ्रू और 3000 रिजर्वियर्स के थ्रू आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि ये जो प्रोजेक्ट है वो इसलिए किया गया है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ताकि हम 87 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसको इरिगेशन कर सके, वहाँ पर पानी की पहुँच बना सके। ये जो लैंड है वो बंजर है, वहाँ पर पानी की कमी है। लैंड उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है। तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है किस तरीके से? नदियों के सरप्लस वाटर को भेजा जाए डेफिसिट वाले रीजन में, और इरिगेशन जब होगा तो जो हमारा प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ना सिर्फ इससे इरिगेशन होगा, जो यहाँ के लोग हैं उसका जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। ये इसका प्रॉफिट बताया जाता है, ये जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उनका। ये जो नेशनल प्रोजेक्ट है, ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, वो स्टेटस रखते हैं नेशनल प्रोजेक्ट का। मतलब इसमें सेंटर 90%, पूरे कोस्ट का 90% कंट्रीब्यूट करेगा सेंटर, और इट इज़ इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एंड विल टेक 8 years टू कंप्लीट। मतलब बात हुई है, अभी सिर्फ 8 साल और लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, और पूरे इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट। सबसे पहले 1980s की बात है जब इसके बारे में बातचीत हुई थी। केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे इसको सीरियसली लिया गया, और स्पेशली जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का जब रेजिम था उस समय इसको ज़्यादा सीरियसली लिया गया। बाद में जब फॉर्मर यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर उमा भारती, वो एक तरीके से लीडर के रूप में इस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इससे क्या करेंगे, यूपी और एमपी में जो बुंदेलखंड रीजन है और जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इरिगेशन जो सिस्टम है, पोटेंशियल है, उसको इनहेंस करेंगे। मतलब ये पॉजिटिव चीज़ इसके बताते हैं। इसके अलावा बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और इसके अलावा जो फ्लड्स होती है, मतलब जिस नदी में पानी ज़्यादा है और उस ज़्यादा पानी को जब भेज दिया जाएगा तो फ्लड्स जो बार बार अक्रेंस होती है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए हैं केन बेतवा प्रोजेक्ट के। मेंस में आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। इस मेमोरेंडम में धूधान एक डैम बनाया गया है, टू बी बिल्ट, ये बनाया जाएगा, और इसमें 6 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसको इरिगेशन दी जाएगी।
ये एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में और यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में 2,51,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा। इसके अलावा एमपी में 41 लाख पीपल और यूपी में 21 लाख जो लोग हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करेगा। देखो ये जो डाटा है वो ऐसे तो आप लिख सकते हो क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है केन बेतवा प्रोजेक्ट, तो अभी ऐसा तो है नहीं कि किसी और नदी का प्रोजेक्ट ऐसा चला है, तो वो जो पॉइंट्स हैं जो डाटा हैं वो हमें हर नदी का याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो हम इन डाटाज को भी याद रख सकते हैं। देखो जितने ज़्यादा एकदम सटीक डाटा मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज़ करते हो तो आपका अगर एक क्वेश्चन में 0.5 नंबर भी बढ़ता है, मतलब सबके तुलना में कंपैरिजन में 0.5 भी इंक्रीज होता है, तो 20 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। उसमें आप देख लो कि कितना आगे निकल जाओगे आप जीएस के पेपर्स में। और प्लस में अगर आप मानो आपका ऑप्शनल बहुत शानदार है तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं मेंस क्लियर करने की। तो इसी तरीके से कुछ पॉइंट से ही हम अपना जो मेंस है उसको सिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। और वो सिक्योर तभी होता है जब आप पूरी एक जो भीड़ है उस क्राउड से कुछ अलग यूनिक जब आंसर आप लिखते हो ना, तभी वो नंबर आपको मिल पाते हैं। अब ये प्रोजेक्ट के बारे में ये प्लस पॉइंट हमने देखे हैं। अब एनवायरमेंटल कंसर्न की बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्या क्या एनवायरमेंटल नुकसान हो सकते हैं। जो प्लानर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट है। इस प्रोजेक्ट में पहली बात तो अगर हम बात करें 2018 के कुछ डाटा दे रखे हैं, उनके अनुसार 37,000 के लगभग करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और इसके अलावा इसमें ये बोला गया है कि देखो इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग, इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ काफ़ी इफेक्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा जो इकोसिस्टम है, डिस्प्लेसमेंट है, उसका भी काफ़ी नुकसान होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है इन्वायरमेंटल कंसर्न की वजह से, इसीलिए इसमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इतने दशक लग गए। 12,500 लगभग जो लैंड है, हेक्टेयर लैंड, वो इस प्रोजेक्ट में सबमर्ज हो जाएगी। और इस 12,500 हेक्टेयर लैंड में 9,000 हेक्टेयर जो लैंड है वो तो फॉरेस्ट लैंड है। मतलब ये वाला फॉरेस्ट लैंड जो काफ़ी यूजफुल होता है हमारे अर्थ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उसको सबमर्ज किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सबमर्ज जो एरिया हो रहा है, 12,500 हेक्टेयर जो लैंड सबमर्ज होगी, ये क्रिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पन्ना टाइगर रिजर्व का। जो टाइगर रिजर्व जो एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कंजर्वेशन के लिए टाइगर और वल्चर पॉपुलेशन। मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व ने काफ़ी अच्छा काम किया है टाइगर और वल्चर पॉपुलेशन के लिए। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो काफ़ी इस चीज़ के लिए कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, उन्होंने भी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को एक लेटर लिखा और उसमें ये पूछा कि इस प्रोजेक्ट को आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बोला कि जो टाइगर रिजर्व है उसका लगभग 40% जो एरिया है वो इसमें डैमेज हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, अगर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। इस प्रोजेक्ट में ये जो प्रोजेक्ट है वो 7.2 लाख ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। साउथ एशिया नेटवर्क्स ऑन डैम रिवर एंड पीपल कन्वीनियर हिमांशु ठक्कर, वो इस चीज़ को लिए फियर है उनको कि ये जो रीजन है जो पहले ही अफेक्ट, मतलब ये जो सब कुछ हो रहा है ना, आप ट्रीज को ख़त्म करोगे तो उससे जो रेनफॉल है, जिससे आप माना जाता है कि यहाँ पर सरप्लस वाटर रहता है, जब रेनफॉल ही नहीं रहेगी तो जो सरप्लस वाटर है वो कहाँ से आएगा। तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस एरिया को भी नुकसान हो। तो ये इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब इस आर्टिकल में बोला गया है, नेक्स्ट इसमें राइटर ने बोला है कि केन का जो सरप्लस वाटर है वो बोला जा रहा है कि इस रिवर का जो सरप्लस वाटर है वो बेतवा में भी जाएगा। लेकिन पास्ट में ऐसा देखा गया है कि इस नदी में खुद में ही पानी जो है वो काफ़ी कम था। मतलब केन का जो फ्लो है वो 60 to 70 फीट लोअर देन द बेतवा एंड एटलीस्ट 30% ऑफ द 103 मेगावाट पावर जनरेटेड विल बी यूज्ड फॉर पंपिंग द वाटर अप। मतलब इसमें इनका पानी यूज़ किया जाता है, तो जो पानी जितना होना चाहिए, सरप्लस वाटर की जो बात कर रहे हैं उस लेवल तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा इसमें ये बोला गया है कि देखो अभी इस प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट होने वाला है इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसका
हम सरप्लस वाटर को यूज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इरिगेशन बढ़ जाएगा, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा, लोगों की इकोनॉमिक लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित है कि नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो इस आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि हम इसके कुछ अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते थे, जैसे वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग जो मेथड है जिसमें विदाउट बिल्डिंग ए डैम हैवंट बीन सीरियसली कंसिडर्ड इन द रीजन। मतलब इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते थे कि वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करते, और इनको जब हम क्या करते, इनके ऊपर फोकस करते, तो ना तो वाइल्ड लाइफ जो जिसके ऊपर बोला जा रहा है कि डैमेज होगा, ना तो वो डैमेज होता, ना पन्ना टाइगर रिजर्व को कुछ डैमेज होगा, ना इतना पैसा लगेगा, करोड़ों में लगभग 1000 करोड़ रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा, 37,000 हमने स्टार्ट में डिजिट डिस्कस की थी, 37,000 करोड़ के लगभग इसका खर्चा आएगा, और वो तो 2018 की डिजिट है। यहाँ देखिए, देखो इसमें कोस्ट बता रखा है 37,611 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा, और ये तो 2018 के फिगर्स हैं। हो सकता है कि आने वाले समय के हिसाब से इसमें जो कोस्ट है वो और ज़्यादा हो जाए। तो इस आर्टिकल में बोला गया कि कोस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है, तो इसके अलावा हमें अल्टरनेटिव्स को फोकस करना चाहिए, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ देखिए, ऑर्डिनेंस को लेकर के है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक ऑर्डिनेंस, पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन। अब दोबारा से इसको प्रोमुलेट किया है, तो उसी को लेकर के इस आर्टिकल में बताया गया है कि दोबारा से, पहले ऑर्डिनेंस पास कर दिया था, दोबारा से उस ऑर्डिनेंस को रीप्रोमुलेट किया है, तो उसी के बारे में ये डिस्कस किया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को लॉ बनाने की परमिशन देती है कि जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पावर में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है लॉ बनाने का। इस पावर को यूज किया जा सकता है कि जब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, वो इसका यूज कर सकती है, और दोबारा से जब वो मिलती है, दोबारा से पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर मिलती है, तो उसके मिलन के 6 सप्ताह के बाद अगर उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया जाता है तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम बात करें, जब डिस्कशन किया जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात की जा रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तो उस समय बात की गई थी कि ऑर्डिनेंस होना चाहिए, लेकिन ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड रहेगा इसके बारे में भी बोला था। तो कुछ मेंबर्स ने तो बोला था कि 4 वीक्स ऑफ प्रोमलगेशन होना चाहिए, मतलब 4 सप्ताह में हो जाना चाहिए। कुछ लोगों ने ये बोला था कि जब पार्लियामेंट सेशन में आए उसके बाद में एक सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए, लेकिन रीप्रोमुलगेटेड के बारे में कुछ भी पॉसिबिलिटी उस समय नहीं उठाई गई थी। तो एक तरीके से उस समय देखो इमेजिनेशन ही नहीं किया था उन लोगों ने, तो उनकी इमेजिनेशन से परे ये सोच है, मतलब अगर उनको लगता कि ऐसा भी होना चाहिए तो वो जरूर इस चीज़ के ऊपर वार्तालाप करते। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके विचारों के खिलाफ है ये रीप्रोमुलगेट किसी भी ऑर्डिनेंस को करना। अब यहाँ पर डाटा बताए गए हैं कि ऑर्डिनेंस का कितना यूज किया जाता है। अगर इमरजेंसी प्रोविजन के आधार पर हम ओरिजिनली देखें तो इसका रेगुलर यूज किया गया है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से। 1950s की बात करें तो सेंट्रल ऑर्डिनेंस एवरेज 7.1 पर ईयर पास होते हैं ऑर्डिनेंस। 1990s की जब बात आई तो ये नंबर काफ़ी हाई हो गई, 19.6 पर ईयर, और लेकिन 2010 तक आते आते ये डाटा 2010 में काफ़ी डिक्रीज हुए और 7.9 पर ईयर। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जैसे 2019 में 16 ऑर्डिनेंस पास किए गए, 2020 में 15, और इस साल में अभी तक, मतलब 2021 में अभी तक 4 ऑर्डिनेंस पास किए जा चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस प्रोविजन का खूब यूज किया है, लेकिन DC वाधवा जो इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली और उन्होंने बोला अपने रिसर्च के द्वारा, जब लैंड टेन्योर्स की वो बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बिहार ने 256 ऑर्डिनेंस पास किए 1967 से 1981 के बीच में, जिनमें से 69 ऑर्डिनेंस ऐसे थे जिनको बार बार सेवरल टाइम्स उनको रीप्रोमुलगेट किया, और ठीक है, और 11 तो ऐसे ऑर्डिनेंस थे जिनको उन्होंने 10 साल तक अलाइव रखा, मतलब 6 सप्ताह से पहले ही, 6 वीक से पहले ही उसको रीप्रोमुलगेट कर देते। तो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की एक जज बेंच ने 1986 में
रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके कंट्रेरी माना। मतलब उन्होंने ये बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है ये सारी चीजें। एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी गई है, वैसे सिटीजन्स जो हैं वो लेजिस्लेचर को अपॉइंट करते हैं, और जो लेजिस्लेचर की जो पावर है गवर्नमेंट में उसको इग्नोर किया जा रहा है, इसके द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब इस आर्टिकल में आगे ये बताया गया है कि 2013-14 की बात है जब बिहार में इस चीज़ को मतलब सेंटर के बजाय बिहार ने ज़्यादा यूज़ किया था किसका, रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस का। अब उसी का यूज़ करने लग गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जनवरी में एक डिसीजन दिया 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, और ये डिक्लेरेशन किया कि ये जो प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जजमेंट में उन्होंने बोला रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंस इज ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस डिसाइड कर रखा है उसके खिलाफ है। इवन दिस जजमेंट, ये जो 2017 में जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, इसको भी इग्नोर कर दिया गया। अब इग्नोर कैसे किया गया, इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इसको इशू किया गया था सितंबर 2018 में, और इसको री इशू कर दिया गया जनवरी 2019 में। ठीक है, एज इट वॉज पास बाई ओनली 1 हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन द इंटरवीनिंग सेशन। मतलब एक इंटरवीनिंग सेशन में सिर्फ एक हाउस पावर में था, तब भी इसको पास कर दिया गया। अब जो करंट केस है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि पहले जब 2020 का अक्टूबर में इस ऑर्डिनेंस को फर्स्ट डे ऑफ द मतलब 2020 में इसको लाया गया था, और अब बजट सेशन, रिसेंट जो बजट सेशन हुआ है उसके फर्स्ट डे इसको दोबारा से रीप्रोमulgate कर दिया गया। ए बिल टू रिप्लेस इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। मतलब इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जा सके ऐसा कोई भी बिल नहीं लेके आएगी गवर्नमेंट, और दोबारा से इसको रीप्रोमulgate कर दिया। 2020 की बात करें तो केरला ने 81 ऑर्डिनेंस पास किए, कर्नाटका ने 24 और महाराष्ट्र ने 21। केरला ने जो है वो कई ऑर्डिनेंस को रीप्रोमulgate कर चुका है। एक ऑर्डिनेंस तो ऐसा है, सेटअप ए केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन प्रोमulgate 5 टाइम्स बिटवीन जनवरी 2020 एंड फरवरी 2021। अब इस आर्टिकल में लास्ट में देखो, ये तो हमने ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कस किया, उसके डाटा देखे कि स्टेट भी इसका यूज करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज करती है, और ऐसा नहीं है अभी यूज किया जा रहा है, बहुत पहले से इसका यूज किया जा रहा है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि लास्ट में कंक्लूजन में एक बात बोली गई है कि लेजिस्लेचर और कोर्ट, जो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे इंडिया में है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, तो एग्जीक्यूटिव जो मोर पावरफुल बनती जा रही है रादर देन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है, लॉ मेकिंग बॉडी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो जो लेजिस्लेचर का काम है वो अगर एग्जीक्यूटिव करने लग जाएगी और जुडिशरी इंटरवेन कर रही है और जो जजमेंट दे रही है उसको भी एग्जीक्यूटिव नहीं मान रही, तो एक तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारा एक बेसिक फंडामेंटल है हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेशन किया जा रहा है। तो सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर फॉलो किया जाना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर एंड कंसेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, इन चीज़ के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। अगर चेक्स और बैलेंसेज को फोकस नहीं किया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गन्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ख़त्म किया जा रहा है और एग्जीक्यूटिव जो है वो मोर पावरफुल बनती जा रही है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।